नमस्कार, मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीएसटी का एक और नया चैप्टर लेकर के, ठीक है। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी क्रिएट किए हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। और टॉपिक सामने लिखा हुआ आपका फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिंपल से। एक पहले मार्केट से, जैसे मार्केट वो तो आप सबको पता होगा मार्केट क्या होता है। मार्केट एक वो प्लेस होता है जहाँ पर हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पसंद का सामान खरीदते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा हुआ है मार्केट, जहाँ पर क्या होते हैं, दो लोग होते हैं यहाँ पर, एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है, राइट। काम क्या होता है वहाँ पे? सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स। क्लियर है इतनी मेरी बात? हम मार्केट को ना घुमाएंगे, हम सिर्फ अपने टॉपिक की साइड चलेंगे। हम टॉपिक हमारा क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं? बीएसटी पढ़ रहे हैं, राइट। चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट की साइड। फाइनेंशियल मार्केट एक वो मार्केट होता है जहाँ पर सारा काम कैसे होता है? जहाँ पर सारा काम सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। जैसे हमने इसको दो इसमें हमने ये बनाया था, एक यहाँ पर सेवर होता है और एक बोरोवर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये मार्केट सेवर और बोरोवर के बीच का एक लिंक है, एक ब्रिज का काम करता है इन दोनों के। अब सेवर कौन हुआ? सेवर वो जो जिसके पास सरप्लस मनी है, इसका मतलब उसने अपने पैसे को बचाया है, ठीक है। दूसरा वो जिसे पैसे की ज़रूरत है, जैसे बिजनेस एंटरप्राइजेस रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज कैपिटल इनको चाहिए, रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, इसलिए इनको हमेशा पैसे की ज़रूरत रहती है, ठीक है। इसके पास सरप्लस मनी है, सोचिए आप सेवर है, इसके पास सरप्लस मनी है बहुत सारा। क्या करेगा? ये इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अपने पैसे को, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होकर के वो हमारे पास वापस आता है। क्लियर मेरी बात? इसके पास तो ये ऐसी यूनिट्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, डेट इज़ कॉल्ड सरप्लस यूनिट्स, ठीक है। और ये जो यूनिट्स होती है जिनको हमेशा पैसे की डिमांड रहती है, डेट इज़ कॉल्ड डेफिसिट यूनिट, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो फाइनेंशियल मार्केट, बस अब हम वापस अपने एक मीनिंग पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सेवर और बोरोवर घूमते रहते हैं, जो जिसके पास पैसे की ज़रूरत होती है वो उनसे पैसे को उधार लेता है। सीधे सीधे एक सिंपल लैंग्वेज में आप मेरी बात को समझ जाइए। क्लियर है? ठीक। ये यहाँ पर सामान नहीं बिकता, यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ सिक्योरिटीज़, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का काम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी अच्छे से मेरी बात कि ये फाइनेंशियल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? ये वो मार्केट होता है जहाँ पर सेवर और बोरोवर होते हैं, और सेवर और बोरोवर आकर के अपने वो सेवर के पास सरप्लस मनी होता है, बोरोवर को मनी की नीड होती है, जो एक दूसरे से पैसे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में बात को समझ जाते हैं हम। देखो, ये जो फंड्स होते हैं हमारे, ये इस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं हम, है ना। ये ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में ही आप जाकर के, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल मार्केट में जाकर ही आपको पैसा मिलेगा। पैसे तो आप बैंक से भी ले सकते हैं, राइट। ये जो फंड्स होते हैं ना, हम इसको दो तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, बाय बैंक्स और बाय फाइनेंशियल मार्केट। दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लिखा हुआ हमने कंपटीटर वर्ड इसीलिए कंपटीटर है। आप चाहे बैंक से भी पैसे ले सकते हैं और आप चाहे फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। बस ये रहता है कि आपको जहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास आप जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा, बैंक के पास से पैसे लेने में एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट से इजीली आपको फंड मिल जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, फंक्शंस पे चलते हैं। भाई ये जो मार्केट होता है काम क्या क्या करता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, लिखे हुए हैं हमने सिंपल ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मूविंग सेविंग्स और हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। ये जो सेविंग्स होती हैं सारी हाउस होल्ड की, जो हमने अपने पैसे को बचाया, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँचा देते हैं ये लोग? कॉर्पोरेट सेक्टर में। किसके ज़रिए पहुँचाएंगे हम फाइनेंशियल मार्केट में ना? लेट्स सपोज हम एक सिंपल हाउस होल्ड हैं, हमने अपने पास बहुत सारे पैसे को सेव कर लिया। डेफिनेटली जब हम पैसा सेव कर लेते हैं, या तो हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर लेते हैं उसको, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर लिए, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम फाइनेंशियल मार्केट में जाकर शेयर्स या डिवेंचर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। समझ गए? बस वही है ना। तो ये क्या क्या काम करता है? उस पैसे को कॉर्पोरेट सेक्टर में लगा देता है जाकर, बेस्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। वहाँ से पैसा हमारा मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास वापस आना स्टार्ट होता है। क्लियर? सेकंड काम क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फिक्स द प्राइसेस। देखो, डिमांड एंड सप्लाई कैसे? सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट में बिक रही है, डिमांड अगर ज़्यादा आ रही है उसकी या डिमांड कम आ रही है,
है ना। तो ये भी उस पर डिपेंड कर जाता है, उसके रेट पर, उसके इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो क्या करता है ये जितनी भी डिमांड और सप्लाई होती है फाइनेंशियल मार्केट में, उसको भी, उसके प्राइसेस को भी यहाँ पर सेट करता है। सेट कहाँ पर होता है ये सब काम फाइनेंशियल मार्केट में ही सब सेट होते हैं। ठीक है, ये तो आपने इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ना प्राइसेस उसके डाउन होते चले जाते हैं। ठीक है, वही वाला है। आगे देखते हैं, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट एनी टाइम इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, हम सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, तो किसी भी टाइम इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। बैंक में इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ सारे लोग ऐसे ही हमारे आसपास घूम रहे होंगे जो सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज़ करना चाहते होंगे, तो वहाँ पर वो लोग हमको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत जल्दी से हमारा इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से। और एक और चीज़ रहती है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड रेडी इन्फॉर्मेशन, सो नो मनी इन स्पेंड इन इन्वेस्टर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम मार्केट में जगह जगह इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहें, शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। इस इन्फॉर्मेशन में जितना भी टाइम इसमें खर्च हो जाता था, वो सारा टाइम हमारा यहाँ सेव हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का काम ही होता है इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहना, बताना आपको, है ना, कि ना कौन से किसके प्राइस, किस कंपनी के शेयर के प्राइसेस कम हुए, बढ़ गए, कितना रेट हुआ, कितना कम हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट, फंक्शंस एकदम सिंपल हमने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया है, क्लियर होंगे आपको। चलते हैं क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट की। देखो, फाइनेंशियल मार्केट की जो क्लासिफिकेशन है उसको दो काइंड्स में सिर्फ डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, सिंपल बात है एकदम, मनी मार्केट को समझते हैं। जब हम कोई भी सिक्योरिटीज़ विद इन, या कोई भी जो हम समझ लीजिए आप किसी से हम पैसे उधार ले रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वो विद इन 1 ईयर का हो, ठीक है, तो वो मनी मार्केट में होगा। तो इसका मतलब 1 ईयर से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो कैपिटल मार्केट में जा रहे होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम मनी मार्केट को यहाँ पर फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर हमने लिखा हुआ है, बस। अब हम मनी मार्केट के जितने, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के फंक्शंस, बस अब हम इसके आगे डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट से। ठीक है, तो मनी मार्केट जैसे हमने बताया था आपको कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स यहाँ पे लिए या दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स विद इन 1 ईयर के लिए। ठीक है, अगर हमको किसी से लैंड लेना है या फिर हमें किसी को देना है तो हम सिर्फ विद इन 1 ईयर वाले लेंगे इसके अंदर, है ना। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल को भी पूरा करने के लिए कंपनी ये ले सकती है अपनी। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं सिर्फ, और 1 ईयर में इसका पेमेंट करना हमको कंपलसरी होता है। छोटी सी बात और निकल आती है इसके अंदर, जैसे ए फीचर्स क्लियर है, जैसे कि हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स ही इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, इसका कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। जैसे हम जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट एक फिक्स प्लेस होता है हमारा, तो है ना, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इसका कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं है। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है भाई कौन कौन लोग हैं जो हमको शॉर्ट टर्म का फंड दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो ये RBI, कॉमर्शियल बैंक्स, LIC, GIC, ये सब लोग हमको शॉर्ट टर्म फंड यानी मनी मार्केट का काम करते हैं, जो विद इन 1 ईयर वाले भी लोन हमको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे इंस्ट्रूमेंट की साइड। इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये किसके थ्रू काम करता है। ठीक है, इसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं। आ जाता है जैसे कि सबसे फर्स्ट आ जाता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, देखो कॉल जैसे कॉल करते हैं ना, है ना, तो ऑब्वियस बात है, सिंपल समझ लो, ये फ़ोन से ही की जाती है। ठीक है, सिर्फ 1 दिन के लिए ही पैसे को लिया या दिया जाता है। अब कौन लेगा देगा, देखो ये ज़्यादातर बैंक में होता है। तो बहुत सारी बैंक होती हैं, काम होता है बैंक के अंदर, पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो बैंक के पास भी तो पैसों की कमी पड़ सकती है ना, पड़ सकती है, डेफिनेटली पड़ेगी। तो ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है, देखा हमने इंटरबैंक, बैंकों का बैंकों के साथ। एक बैंक के पास अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वो दूसरी बैंक से पैसे ले लेते हैं, कॉल पर ले लेते हैं 1 दिन के लिए, है ना। लेकिन अच्छा, फिर एक और चीज़ आ जाती है, फ्री में फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट उन्हें फिर भी देना पड़ेगा, इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। अब ये ना समझा कि वो उनको ऐसे ही दे देते हैं पैसे उठा करके। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, उसे जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं हम,
कॉल रेट। विजिबल है ना, दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं। अच्छा, ये कॉल रेट भी एक और चीज़ बता दें, ये कॉल रेट के प्राइसेस अगर वो रेट अगर हम सोचें कि रेट फिक्स है, फिक्स नहीं रहते, ये तो समझ लीजिए आप ना आवर्स के हिसाब से बदलते रहते हैं, है ना, हर दिन बदलते रहते हैं, हर घंटे बदलते रहते हैं, ये रेट बदल जाता है। ठीक है, बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल रेट। क्वेश्चन आ जाते हैं, अब आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये आ सकता है इसके अंदर, इसलिए हमने नोट किया हुआ है इसको अलग से। क्लियर है? अच्छा, इतनी बात मेरी समझ आ गई। अच्छा, अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बैंक को क्या ज़रूरत पड़ती है। बैंकों को ज़रूरत पड़ती है किस लिए, यूज टू मेंटेन CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक के पास होता है ना, 2 रेशियो होते हैं ना, एक SLR होता है और एक CRR होता है ना। SLR तो स्टेटरी हो गया, ये जो होता है CRR, कैश रेशियो, कि इतना कैश बैंक के पास होना चाहिए। अगर उतना कैश बैंक के पास नहीं है तो बैंक क्या करते हैं, दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसे को उधार ले लेते हैं। इसमें ना एक और चीज़ बता दें आप लोगों को, इसमें जैसे अगर सेकेंड डे हॉलीडे हो रहा है या संडे है तो उसकी छूट मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बच्चे सैटरडे को लिया गया तो संडे की छूट मिल जाएगी, तो मंडे को आप पैसे पेमेंट कर देंगे। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले लेगी, अपना काम चला लेगी, अपना CRR मेंटेन कर लेगी, फिर वो वापस उसको कर देगी एक इंटरेस्ट के रेट के साथ। समझ गए? आगे चलते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में सेकेंड आ जाता है ट्रेजरी बिल, है ना। ट्रेजरी बिल हमेशा गवर्नमेंट की साइड से ही किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट इशू कराती है ना। हमने लिखा हुआ है इश्यूड बाय गवर्नमेंट, किसके थ्रू, RBI के थ्रू। RBI के थ्रू आपके पास क्या आएगा, वो ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट दे देती है। बहुत सेफेस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, RBI का ना, इसलिए एकदम सेफ है। अगर आप इसमें अपने पैसे को लगा रहे हैं तो एकदम सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बहुत सिंपल, 14 to 364 डेज़ के लिए है सिर्फ, तो आपका 1 साल के बाद आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को लेते हैं तो 1 साल के अंदर आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएंगे। सिर्फ 1 साल के लिए गवर्नमेंट लोन ले रही है आपसे, है ना। ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं इसको, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। मिनिमम कितना इसमें पैसा आप लगा सकते हो, तकरीबन मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम तो बहुत सारा। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम आप इसको 25,000 लगा सकते हैं। इसका आपका नेम, इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। एकदम सेफेस्ट होता है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है। क्लियर है, ट्रेजरी बिल क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल एकदम क्लियर है, आपने 9th उसमें, हम 9th क्लास करें, आपने 11th क्लास में बिल्स पढ़े हुए हैं, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बस वही है, उसी को हम कॉमर्शियल बिल्स कहते हैं। कॉमर्शियल बिल कब बिल हम लिख सकते हैं किसी के लिए, जब क्या होता है, जब हम किसी से पैसे को, जब हम परचेज या सेल होती है, हमारी क्रेडिट को होती है, तो एक BR होता है और एक क्या होता है, BP। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल्स, 2 लोग बनते हैं, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई। समझ आ गए, याद आ गया होगा, बस वही है ये बिल्स। 90 डेज़ के लिए बनता है, 3 डेज इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हमको। ठीक है, और टाइम पर आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है, फुली नेगोशिएबल होते हैं, आराम से ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, एंडोर्स भी कर सकते हैं आप बिल को। ये आपको बहुत अच्छे से आते होंगे अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हुए होंगे। ये वही है, अगर हमने सेल या परचेज क्रेडिट पर की हुई है तो ये वही चीज़ है बिल्कुल 90 डेज़ के लिए। चल नेक्स्ट चलते हैं CP। CP हमारे इंडिया में सबसे पहले कब आया था, 1990 में। ठीक है, 1990 में आया था। ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड है। जैसे हमने प्रोमिसरी नोट तो पढ़े होंगे ना, बिल्स के साथ जो एक प्रोमिसरी नोट किया था, इतने टाइम बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे, ये वही चीज़ है। इंडिया में सबसे पहले कब आया, 1990 में आया। अच्छा, ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड है, लेकिन अच्छा वो 3 to 12 मंथ्स के लिए हो सकता है उसमें, है ना। अच्छा, अब आप ये दिमाग में आता है ना कि जब अनसिक्योर्ड हो तो फिर क्यों पैसे लगाएं इसमें, नहीं लगा सकते हैं। ये वो उन कंपनीज होती है ना जो बहुत ज़्यादा, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है ना, तो वो कभी भी ऐसे गलत काम, अगर वो फ्रॉड का काम करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पे कोई भी उनमें इन्वेस्ट पैसे नहीं करना चाहेगा। क्लियर है, तो जो बहुत अच्छी गुड रेपुटेड कंपनीज होती हैं वो CP निकालती हैं। ठीक है, और आराम से उसमें अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, आराम से लोग उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको मेरी यहाँ पर क्लियर हो गई है ना। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, इसके साथ साथ बहुत इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, किया क्यों जाता है आखिर ये, है ना। तो यहाँ पर कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए या फिर सीजनल कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको पूरा करने के लिए ये छोटे छोटे लोन लेती रहती है, जो 1 साल में वो पूरा करती रहती है। 1 साल के लिए ले लिया, अब 1 साल के लिए तो अमाउंट छोटा ही तो आएगा आपके पास। अब आप छोटे अमाउंट से करेंगे क्या, तो छोटे अमाउंट से कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करती है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, बहुत सारे खर्चे होते हैं तमाम छोटे छोटे से, उनको पूरा करने के लिए ये ले लेती है कंपनी। ठीक है, चलते हैं लास्ट इंस्ट्रूमेंट, सीडी। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये भी बैंक इशू करता है, 91 to 1 ईयर के लिए ये इशू किए जाते हैं। ये होते हैं सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, आपने डिपॉजिट किया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बैंक ही इशू करती है। ये भी 91 to 1 ईयर के लिए होता है, फुली नेगोशिएबल होता है, सिक्योर्ड है पूरी तरीके से। तो आपका इस तरीके से आपका मनी मार्केट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मनी मार्केट के बाद आपका सेकंड मार्केट जो आ जाता है वो है आपका कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कैपिटल मार्केट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।